आज का वीडियो आपको विधेयक यानी बिल के बारे में बताना है। यकीन मानिए, इस तुलनात्मक टेबल के माध्यम से जो मैं आपको सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक यानी मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, टेबुलर फॉर्म में तुलनात्मक दृष्टि से इसमें A to Z है। कोई भी क्वेश्चन अगर बिल के बारे में आएगा, ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो यहां से छूटने वाला नहीं है। क्योंकि कैसे आएगा हाउस में, कैसे पास होगा और उसके एक एक बारीक पहलुओं के बारे में, और इतना बढ़िया विश्लेषण आपको कई किताब पढ़कर और कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, जो टेबल है पीला कलर में, वो पहला है कि किस पॉइंट में हम तुलना कर रहे हैं, किस संदर्भ में, और दूसरा है ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य विधेयक, इसको ओबी बोलते हैं। ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य विधेयक, मनी बिल यानी धन विधेयक, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैब यानी संविधान संशोधन विधेयक। ये तीन विधेयकों का तुलनात्मक रूप से मैं टेबुलर फॉर्म में अध्ययन कर रहा हूं। सबसे पहले कि ये तीनों किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित है, जो संविधान का आर्टिकल है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य विधेयक, वो 107 अनुच्छेद से गवर्न होता है। मनी बिल 110(1) में प्रावधान है ए से जी तक, ABCDEFG इतना आइटम मनी बिल का है। 110(1) A to G ये मनी बिल हो गया। और संविधान संशोधन का संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 368 368 में है। तो सबसे पहले मैं बताया ये तीनों बिल किस आर्टिकल से संबंधित हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूं कि किस विषय में होगा ऑर्डिनरी बिल, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मनी बिल का सब्जेक्ट मैटर क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑर्डिनरी जो बिल है, सामान्य विधेयक, वो किस विषय पर बनेगा, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची पर। यूनियन लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट पर यानी कि संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर। अब आइए मनी बिल के बारे में, और ये मैं पूरा भारत सरकार के संदर्भ में कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार के संदर्भ में नहीं। मनी बिल यूनियन लिस्ट पर बनेगा और कंकरेंट लिस्ट पर बनेगा। क्लियर है? मनी बिल इन दोनों विषयों पर हो सकता है। जो संविधान संशोधन है वो तो पूरा संविधान में संशोधन होगा, वो तो कोई संघ सूची राज्य सूची तक ही सीमित नहीं है। तो जो संविधान संशोधन है उसका संबंध संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। और कोई ऐसा विषय जो ये तीनों सूची में ना हो, उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, रेजुडरी पावर, उस पर भी संविधान में संशोधन हो सकता है। यानी संविधान संशोधन पूरे संविधान में, चाहे वो किसी सूची का विषय हो, उसमें संशोधन हो सकता है। पूरे संविधान के बारे में है। मनी बिल भारत सरकार का यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर होगा, और ऑर्डिनरी बिल यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर होगा। राज्य सूची पर भारत सरकार पार्लियामेंट कानून नहीं बना पाएगी क्योंकि वो राज्य सूची का विषय है। अब किस बिल को पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत है, यानी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोडक्शन इन द हाउस, यानी सदन में रखने के पहले ही राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत है कि नहीं, इन तीनों के संदर्भ में। तो क्या पॉइंट बनेगा, ऑर्डिनरी बिल के लिए पूर्वानुमति जरूरी नहीं है, सिवाय कुछ बिल के। कुछ बिल में चाहिए, कुछ ऑर्डिनरी बिल में चाहिए। जैसे राज्य का नाम बदलना है, राज्य का बाउंड्री बदलना है, तो यहां पर तो चाहिए। लेकिन और केस में नॉर्मली नहीं चाहिए, सिवाय कुछ अपवाद को छोड़कर। अब मनी बिल का कहिए तो मनी बिल में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति एकदम जरूरी है, मस्ट है। सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मस्ट। संविधान संशोधन में कोई राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है हाउस में रखने के पहले। अब इस पर कितना क्वेश्चन बनेगा इसी से समझिए, क्योंकि एक एक पॉइंट पर तुलनात्मक एक तरह से ये टेबल है। अब आगे आइए,
कि पहला है कि सर्टिफिकेट कौन देगा। सर्टिफिकेशन, कई बिल पर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए लिखा गया है नॉट एप्लीकेबल। सामान्य विधेयक में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। मनी बिल में सर्टिफिकेशन होगा, प्रमाण दिया जाता है, प्रमाण पत्र कि यह मनी बिल है, और वह प्रमाण पत्र स्पीकर देता है लोकसभा का, तो यहां पर सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। संविधान संशोधन बिल में भी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनी बिल में लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन होता है। बाकी ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल यानी बिल रखा कहां जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, यह अगला क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्डिनरी बिल आइदर हाउस का मतलब है चाहे पहले लोकसभा में रखिए चाहे पहले राज्यसभा में, कोई बंधन नहीं है। आइदर मतलब लोकसभा या राज्यसभा, जहां पहले रखना हो रख लीजिए। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा, है ना। राज्यसभा में मनी बिल को नहीं रखा जा सकता। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। संविधान संशोधन ये कहां रखा जाएगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में, दिया हुआ है आइदर हाउस, चाहे पहले लोकसभा में रखिए चाहे पहले राज्यसभा में। यानी ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों के लिए बंधन नहीं है कि पहले कहां रखा जाएगा, चाहे पहले लोकसभा में लाइए वहां पास हो जाए तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में लाइए वहां पास हो जाए तो फिर लोकसभा में जाएगा। केवल मनी बिल लोकसभा में रखने का नियम है, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, रखा ही नहीं जाता है। अब कौन इंट्रोड्यूस करेगा, हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, रखेगा कौन, इंट्रोड्यूस्ड बाई, कौन रखेगा इस बिल को। तो जो ऑर्डिनरी बिल ओबी है वो मिनिस्टर रखता है, कोई मंत्री रखेगा तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट मेंबर बिल, GMB मतलब गवर्नमेंट मेंबर बिल, यानी उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर कोई मंत्री द्वारा हाउस में बिल रखा जा रहा है तो वैसे बिल को सरकारी बिल, गवर्नमेंट मेंबर बिल कहते हैं। लेकिन अगर कोई MP रख रहा है जो मंत्री नहीं हो, एक ऐसा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मंत्री नहीं हो, वो भी रख सकता है, उसको कहते हैं PMB यानी प्राइवेट मेंबर बिल, यानी निजी विधेयक। अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में क्या होता है। मंत्री रखेगा तो गवर्नमेंट बिल हो गया, अगर मंत्री के अलावा जो मंत्री ना हो ऐसा MP रखेगा तो वो प्राइवेट बिल हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी बिल में दोनों में से कोई रख सकता है, मंत्री भी रख सकता है और ऐसा MP जो मंत्री नहीं हो वो भी रख सकता है। मंत्री रखेगा तो गवर्नमेंट मेंबर बिल और सिंपल MP रखेगा तो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। मनी बिल कौन रखेगा, मनी बिल केवल और केवल एक मंत्री ही रखेगा, और इसीलिए मनी बिल गवर्नमेंट मेंबर बिल सरकारी बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता मनी बिल। एकदम इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह का, तो कितना इंपॉर्टेंट बात इस टेबल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। मनी बिल कैन नॉट बी अ प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि केवल और केवल एक मंत्री ही रख सकता है लोकसभा में। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन बिल पर आ जाइए, तो ये दोनों ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है संविधान संशोधन और एक MP भी ला सकता है जो मंत्री ना हो। अगर मंत्री लाएगा तो गवर्नमेंट मेंबर बिल होगा, सरकारी संशोधन विधेयक होगा, और अगर साधा एक MP ला रहा है जो मंत्री ना हो तो वो प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि निजी संविधान संशोधन विधेयक होगा। कौन बिल रख सकता है इसके बारे में। अब राज्यसभा का क्या रोल है इन तीनों बिल के संदर्भ में, कितना पावरफुल है राज्यसभा, ये भी समझ लीजिए। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में कहूं, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल के बारे में कहा जाता है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर है, इक्वल टू राज्यसभा लोकसभा, यानी कि साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल के मामले में जितना लोकसभा को पावर है उतना ही राज्यसभा को भी पावर है, कोई कमी बेसी नहीं है। यानी राज्यसभा चाहे
तो मनी बिल को अमेंड कर सकती है, साधारण विधेयक को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या चाहे तो साधारण विधेयक को रिजेक्ट भी कर सकती है और लोकसभा भी कर सकती है। दोनों को एकदम तराजू में इक्वल पावर है दोनों को। अब मनी बिल आ जाइए। मनी बिल में राज्यसभा को क्या पावर है? तो राज्यसभा में तो मनी बिल आता ही नहीं है, लिखा हुआ है नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो क्या राज्यसभा केवल चेहरा देखने के लिए है? राज्यसभा केवल डिस्कस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन राज्यसभा रिजेक्ट नहीं करेगा मनी बिल को, अधिक से अधिक कुछ नहीं करेगा। 14 दिन तक मैक्सिमम होल्ड करके रख सकता है बिना कुछ किए हुए, और 14 दिन के बाद यह माना जाता है कि मनी बिल राज्यसभा के द्वारा अपने आप पास हो गया, बिना पास किए हुए, जिस रूप में लोकसभा ने पास किया है। क्योंकि मनी बिल के बारे में राज्यसभा को पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में यह पेश ही नहीं किया जाता, केवल डिस्कस राज्यसभा कर सकती है, रेकमेंड कर सकती है, चाहे तो उस रेकमेंड को लोकसभा न माने। अब संविधान संशोधन में एकदम तराजू के बराबर दोनों हाउस को पावर है, इक्वल टू राज्यसभा। राज्यसभा को जितना पावर है संविधान संशोधन में, उतना लोकसभा को, दोनों को बराबर पावर है। राज्यसभा चाहे तो संविधान संशोधन विधेयक में बदलाव भी ला सकती है, अमेंड कर सकती है, चाहे तो संविधान संशोधन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये रोल ऑफ राज्यसभा है। अब अगला है कि राज्यसभा कितने दिन किसी बिल को होल्ड करके रख सकती है, मतलब बिना पास किए हुए कोई बिल कितना दिन उसी हाउस में रह सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक है वो मैक्सिमम 6 माह तक राज्यसभा में बिना पास किए हुए रह सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ। ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, एक एक पॉइंट इसका वाइटल पॉइंट है टेबुलर फॉर्म में, अगर आप समझे तो, क्योंकि कई किताब पढ़कर ये टेबल आप नहीं बना पाइएगा। आपके लिए सहज सुलभ ये टेबल तुलनात्मक दृष्टि से मैं दे रहा हूं। अब मनी बिल आ जाइए। मनी बिल अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है राज्यसभा, नॉट मोर देन 14 डेज। राज्यसभा इससे ज्यादा डिटेन यानी रोक कर मनी बिल को नहीं रख सकती। संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन भी राज्यसभा मैक्सिमम 6 माह तक अपने पास रोक कर रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब पैसेज इन हाउस यानी हाउस कैसे पास करेगा, मतलब लोकसभा हुआ, हाउस मतलब लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, तो कैसे पास होगा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल देखिए, कहा है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत इन ईच हाउस, प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत। असाधारण बहुमत का सिंपल मतलब है कि जितना लोग हाउस में बैठा है और वोट देने के लिए तैयार है उसका 50% प्लस 1, मोर देन 50%। एक सदस्य ज्यादा हो गया तो बहुमत हो गया, जैसे 100 में 51 वोट दे दिया तो वो पास हो गया, इस तरह की बात है। तो सिंपल मेजोरिटी माने साधारण बहुमत, इसका मतलब होता है 50% से एक ज्यादा हो जाए तो बहुमत हो गया। किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना प्रेजेंट है, उपस्थित है और वोट देने के लिए तैयार है। अब आइए मनी बिल। तो मनी बिल का भी यही मामला है, सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस, यानी कि राज्यसभा तो रिजेक्ट करेगी नहीं, इसलिए ईच हाउस का कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा इसको फेल नहीं कर सकती, इसको केवल लोकसभा मानिए, सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा इस पर वोटिंग कर ही नहीं सकती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा मानिए, इसका मतलब हुआ कि 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। राज्यसभा में मनी बिल पर वोटिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसको रिजेक्ट करने का पावर ही नहीं है, केवल लोकसभा में वोटिंग होगा, सिंपल मेजोरिटी से वो पास होता है। संविधान संशोधन पर आ जाइए। तो संविधान संशोधन कैसे पास होगा, लोकसभा में कैसे, राज्यसभा में कैसे, और मैंने बताया कि दोनों को बराबर पावर है। तो संविधान संशोधन का है कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कुल संख्या। कुल संख्या का अर्थ क्या होता है, जैसे लोकसभा 545 है, राज्यसभा 245 है, तो 545 का हाफ कितना होगा, ठीक है, 545 का हाफ 273 हो गया, है ना। तो एक ज्यादा होना चाहिए, हाफ से एक ज्यादा। टोटल स्ट्रेंथ मतलब कुल संख्या
उसका बहुमत होना चाहिए, मतलब एक ज्यादा। जैसे 545 है तो उसका आधा से एक ज्यादा, वही ना मेजोरिटी हुआ, तो 273 हो गया। और 2/3 प्लस दिया हुआ है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना लोग उपस्थित है और वोट देने के लिए तैयार है उसका 2/3, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, क्योंकि टोटल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, इसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है, विशेष बहुमत। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधन विधेयक राज्य में भी जाता है, जैसे जीएसटी वाला गया था 101वां संविधान संशोधन, और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मिलेगा तभी वो करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा संशोधन जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो, फेडरल स्ट्रक्चर को, तो राज्य में भी जाएगा। इस तरह की बात है। रिजेक्शन डिसअप्रूवल बाय द हाउस, कौन सा हाउस रिजेक्ट कर सकता है या उसको अनुमोदन करने से मना कर सकता है, इस पॉइंट पर तुलना कीजिए, कौन रिजेक्ट कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल को कोई भी हाउस रिजेक्ट कर सकता है, लोकसभा भी चाहे तो उसको पास कर, उसको अनुमोदित करने से मना कर दे, राज्यसभा भी चाहे तो अनुमोदित करने से मना कर दे। क्लियर। अब मनी बिल आइए, तो मनी बिल लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा। ये गलती, टाइपिंग मिस्टेक पुनः यहां हो गया है, इसको आप राज्यसभा, मनी बिल राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, लोकसभा कर सकती है मनी बिल को, लेकिन राज्यसभा मनी बिल को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। यहां टाइपिंग मिस्टेक के कारण लोकसभा आ गया है, इसको आपको पढ़ना है राज्यसभा। मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। तो क्या लोकसभा रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल? जी हां, लोकसभा चाहे तो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में वोटिंग होता है, राज्यसभा में मनी बिल पर वोटिंग हो ही नहीं सकता है, तो ये इशू है। संविधान संशोधन पर आइए, तो लोकसभा भी रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा भी रिजेक्ट कर सकती है डिस्कशन के बाद। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, यानी साधारण बिल और संविधान संशोधन बिल दोनों को लोकसभा भी रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा। और मनी बिल को केवल लोकसभा रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा में चूंकि वोटिंग ही नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट करने का उसको पावर है ही नहीं। अगला पॉइंट आइए, क्या संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? ज्वाइंट सेशन ऑफ दोनों हाउस का संयुक्त अधिवेशन का नियम है 108 में, आर्टिकल 108 में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कराने का प्रावधान है। राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुलाता है और दोनों लोग एक साथ बैठता है, अलग अलग नहीं, एक साथ। ये ऑर्डिनरी बिल में पॉसिबल है, अगर दोनों के बीच में लोकसभा जिस रूप में पास किया वैसे राज्यसभा नहीं पास कर रहा है, या राज्यसभा जिस रूप में पास किया वैसे लोकसभा पास नहीं कर रहा है। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, यानी एक रूप में दोनों लोग पास करने से मना कर दिया, लोकसभा अलग पास कर रहा है, राज्यसभा अलग। अब तो एक रूप में पास करेगा तभी वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा है और 6 महीना बीत गया हो, तब राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है लोकसभा का। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो तब राज्यसभा का डिप्टी चेयरपर्सन करेगा। यह संविधान में दिया हुआ है भाई। मनी बिल, क्या मनी बिल पर यानी धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन संभव है क्या? कैसे होगा? राज्यसभा को तो पावर ही नहीं है कि मनी बिल को रिजेक्ट कर दे। मनी बिल के मामले में ऑल इन ऑल लोकसभा है, तो जब राज्यसभा उसको रिजेक्ट ही नहीं कर सकती है तो जो लोकसभा करेगा वही होगा। इसलिए मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन इम्पॉसिबल नहीं होता है, प्रोविजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आधार ही नहीं बनता। संविधान संशोधन पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, लोकसभा को भी पास करना है अलग से, राज्यसभा को भी पास करना है। अगर सहमति नहीं होती है तो संविधान संशोधन पास नहीं होगा, लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन उठता है, ज्वाइंट सेशन कहां हो सकता है? केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल पर ही यह हो सकता है और किसी पर नहीं हो सकता। नाउ
जब बिल राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति साइन करेंगे ना, क्योंकि संसद के तो अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा भी पास कर दिया, राज्यसभा भी पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना अनुमति के लिए। राष्ट्रपति क्या कर सकता है ये देखिए, तो आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली, राष्ट्रपति के पास कब जाएगा? जब दोनों पास कर दिया हो, लोकसभा भी ओके कर दिया हो ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा भी ऑर्डिनरी बिल को ओके कर दिया हो, तबे जाएगा राष्ट्रपति के पास। मनी बिल लोकसभा पास करने के बाद चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, भले ही राज्यसभा उसको पास नहीं किया हो। आप समझिए, मनी बिल पर राज्यसभा का कोई पावर नहीं है। बिना राज्यसभा के पास किए हुए 14 दिन मान लो कि बीत गया, 14 डेज, और राज्यसभा ने ओके नहीं किया, तो भी मनी बिल चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। केवल लोकसभा पास किया हुआ रहना चाहिए। पहले तो लोकसभा में ही मनी बिल जाएगा, राज्यसभा 14 दिन तक चुपचाप रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक माना जाता है कि मनी बिल राज्यसभा के द्वारा वैसे ही पास कर दिया गया जैसे लोकसभा ने पास किया हो, भले ही लोकसभा ने उसको कुछ नहीं किया हो, ना पास नहीं किया हो, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। यानी पावर नहीं है राज्यसभा को मनी बिल पर। अब बात आता है संविधान संशोधन पर। 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा भी पास किया, राज्यसभा भी पास किया, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। और कुछ संविधान संशोधन पर तो आधे से अधिक राज्यों, 28 राज्य है भारत में, तो कम से कम 15 राज्य ओके करेगा, तब जाएगा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास। जहां राज्य का सहमति जरूरी है और जहां जरूरी नहीं है तो लोकसभा ओके किया, राज्यसभा ओके किया, तब जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो यह है कि कब जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये वाला पॉइंट था। अब आइए कि वीटो पावर समझिए। राष्ट्रपति कौन सा वीटो यूज कर सकता है, किस बिल पर कौन सा वीटो लागू है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कम से कम इस पर 50 से लेकर 60 क्वेश्चन आपका बन रहा है। अगर इस टेबल को आप ध्यान से 2-3 बार भी देखिए, इसके बाद बिल के बारे में कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, यह भरोसा मानिए। इस वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। तो वीटो पावर, राष्ट्रपति किस बिल पर कौन सा वीटो यूज करेगा, यह टेबल से समझिए। ऑर्डिनरी बिल पर तीनों वीटो यूज कर सकता है राष्ट्रपति। तीनों कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो, यानी सहमति देने से मना कर दिया, वो एब्सोल्यूट वीटो होता है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो मतलब बिल को वापस कर दिया पार्लियामेंट को कि फिर से विचार कीजिए, मतलब फिर जाएगा वापस पार्लियामेंट में, फिर लोकसभा पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगा, और तब फिर आएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो यह होता है सस्पेंसिव वीटो, यानी बिल लॉ बनने में, कानून बनने में कुछ दिन तक सस्पेंड हो गया, रुक गया, सस्पेंसिव वीटो। और एक पॉकेट वीटो होता है कि राष्ट्रपति न तो लौटा रहा है बिल को और न ही सहमति दे रहा है। यह पॉकेट वीटो मतलब सीधे पॉकेट में है, कुछ नहीं कर रहा है उस बिल पर, न ओके कर रहा है और न ही लौटा रहा है पार्लियामेंट को वापस कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। यह पॉकेट वीटो है। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी बिल पर तीनों प्रकार का वीटो प्रयोग में किया जा सकता है। अब आइए मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल को तो राष्ट्रपति का पूर्व सहमति से ही रखा जाता है लोकसभा में, यानी राष्ट्रपति पहले अनुमति देगा कि मनी बिल को हाउस में रखिए, तो पहले जब अनुमति दे दिया तो फिर वो रिजेक्ट काहे करेगा। इसलिए नो सस्पेंसिव वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। नो सस्पेंसिव वीटो कैन बी यूज्ड, यानी मनी बिल को कभी भी राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता, ये ध्यान में रखिए। हाँ, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगर सरकार मंत्री परिषद के सलाह पर एब्सोल्यूट वीटो यानी उसको सहमति देने से राष्ट्रपति मना कर सकता है। कब? मंत्री परिषद की सलाह पर। संविधान संशोधन पर तो कोई वीटो का प्रयोग नहीं होगा, ना तो एब्सोल्यूट वीटो, ना सस्पेंसिव वीटो और ना ही पॉकेट वीटो। तीनों वीटो नहीं राष्ट्रपति कर सकता अगर संविधान संशोधन है तो, और उसके पास साइन करने के लिए आया है, क्योंकि यह संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत।
ये बहुत क्लियर है, ये 1971 है 368(2) के तहत। टाइपिंग एरर को आप लोग ध्यान न दीजिएगा, ठीक है। तो 1971 में ये पास हुआ था, उसमें क्लियर कर दिया है कि जब राष्ट्रपति के पास जाएगा कोई संविधान संशोधन, तो राष्ट्रपति कलम उठाकर उस पर साइन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। न तो वो लौटा सकता है, न सहमति देने से मना कर सकता है, और न ही पॉकेट में बिना कोई एक्शन के रख सकता है। उसको एक ही एक्शन है, एसेंट कर दे, यानी सहमति दे दे। अब ऑर्डिनेंस यानी ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश जारी होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 123 में प्रावधान है ऑर्डिनेंस का। तो ऑर्डिनरी बिल पर कब ऑर्डिनेंस जारी होगा? जब हाउस न चल रहा हो और और कानून बनाना अर्जेंट हो। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट इज द मेन इशू। तो जहां इमीडिएट एक्शन हो और सदन न चल रहा हो तो कानून कैसे बनेगा? क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट बनाएगा और पार्लियामेंट का सेशन चल ही नहीं रहा है। तब भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो कौन से बिल के संदर्भ में? तो ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में पॉसिबल है कि हां ऑर्डिनेंस जारी होगा। यानी भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है यूनियन लिस्ट पर, संघ सूची पर और कंकरेंट लिस्ट पर, यानी समवर्ती सूची पर। मनी बिल पर भी पॉसिबल है कि ऑर्डिनेंस जारी हो जाए, यह भी पर भी पॉसिबल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कभी भी ऑर्डिनेंस संभव नहीं है, उसको सीधे सीधे हाउस में लाना पड़ेगा जब सदन अस्तित्व में आएगा तब। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। तो पूरा सर्जरी है ये वीडियो, जितने प्रकार के बिल हैं उसका इतना मैं आपको तुलना कर दिया हूं। एक तरह से अगर आप देखें तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए टैगलाइन दिया हूं। विधेयक के बारे में इतना बढ़िया विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप डीडी बसु पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरह टेबुलर फॉर्म के बारे में कि आपको एक टेबल से पूरा ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक भी समझ जाइए, धन विधेयक भी समझ जाइए, संविधान संशोधन समझ जाइए, यह कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपको एनकेटी वर्ल्ड एजुकेशनल चैनल बाय निशिकांत सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसको रिसर्च करके एक तरह से बनाया गया। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ और प्रश्न है तो आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक वीडियो से सारे बिल के बारे में एक तरह से पूर्ण रूपेण बताया गया है और कोई भी बिल का यहां से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अपने नियर और डियर और फ्रेंड सर्किल को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।